जो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में दो के बहुत सारे लोग जो हैं, तकरीबन 24 मिलियन पीपल जो हैं, उनको साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प की नीड है, ज़रूरत है। लेकिन उसमें से औरतें जो हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हैं, और उसका एक मेजर रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस में जब एक औरत के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, उसकी जहनी सेहत ख़राब होती है, उस औरत की जहनी सेहत का असर जो है वो उसके घर में बच्चों पे जाता है, राइट। बच्चे भी ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उनके पूरी सोशल उनके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, वो बहुत तरह के नेगेटिव जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो वायलेंस जो है और डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ये मुझे डॉक्टर साहब, ये जो वायलेंस होता है, ये जो घरों में मर्द आके चीखते हैं या मारते हैं, ये उन पे बेसिकली कितना इम्पैक्ट होता है उन तमाम तर चीज़ों का जो कि वो बाहर की दुनिया से घर में लेके जा रहा होता है। क्योंकि देखिए जब आप काम करते हैं ना, आपको पता चलता है कि वर्क प्रेशर्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर वो बंदा जो कि जिसको हम कहते हैं जी सोल प्रोवाइडर है, उसने तमाम तर चीज़ें देनी है, अगर वो अपने वर्क प्लेस पे कोई प्रेशर देख रहा है तो अपने बॉस को तो नहीं बोल सकता, हाँ, पर वो वेंट आउट घर आके ही करेगा। बिल्कुल, हम इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हमारी टर्म में, कि जो चीज़ें अगर बॉस ने डांटा है और वो बॉस को नहीं डांट सकता, तो घर आके जो है वो अपनी बीवी को या अपने बच्चे को डांटने लगेगा। इसी तरीके से सिर्फ वहाँ का एनवायरनमेंट ही नहीं, इस तरह का ऑफिस का रास्ते में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो आके जो है घर पे वेंट आउट कर रहे होते हैं। और उसका रीज़न ये आप जानते हैं कि जो ये सारे प्रेशर्स वो फेस कर रहा है, लेकिन उसको हमारे यहाँ ये भी नहीं सिखाया जाता कि किस तरीके से चीज़ को कहना है अपने। डॉक्टर साहब, आपके पास जो इतने केसेस आते हैं, अब तो मैं चाहूँगी सर आप डिप्रेशन भी बता दें कि हम जो एग्जाइटी और डिप्रेशन में इसमें कितना फ़र्क है, पहले तो मुझे ये बताएं। देखिए जी, एंजाइटी इज़ समथिंग डिफरेंट, एक अलग डिसऑर्डर है, और डिप्रेशन डिप्रेशन जो है वो एक अलग डिसऑर्डर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स होते हैं कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है तो वो एंजाइटी का शिकार भी हो सकता है, और कोई एंजाइटी का शिकार है तो वो डिप्रेशन भी फेस कर सकता है। अब एंजाइटी के अगर सिम्टम्स हैं, अगर हम सिम्टम्स की बात कर लें शायद उससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। सिम्टम्स की हम बात करें तो एंजाइटी के अंदर घबराहट होना, बेचैनी और किसी किस्म का डर, खौफ होना। कराची से हमारे साथ कॉलर है शकील। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी बिल्कुल शकील साहब, आपको सुन पा रही हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भूल जाया करती, बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं या कोई ऑफिस के हवाले से कोई चीज होती है, इस वजह से मैं ऑफिस में भी बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। घर की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लेने के लिए मुझे घर से निकलता हूँ, अच्छा फिर वो मेरी मिसेज कहती है आप लिख लें या आप इसको जो है ना वो सेव कर लें मोबाइल में ना। तो मुझे ये भी याद बार दफा नहीं रखता कि मुझे वो पेपर लिखा हुआ था वो मेरे पास है या नहीं है। तो मेरी अब ये प्रॉब्लम चले मेरे साथ तो जैसे था सिस्टर चल रहा था, मैं उसको फेस कर रहा था। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि आई हैव 3 सन्स और मेरे 3 बच्चों में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं है, ही इज वेरी सुपर फिट, बट जो 2 बड़े बेटे हैं मेरे उनको भी ये प्रॉब्लम है, वो भी इसी तरह सेम चीजें भूल जाते हैं। तो काइंडली कोई मुझे ऐसा मशवरा दे कि हम क्या खुराक इस्तेमाल करें, या क्योंकि इससे बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं लाइफ में ना, लोग नाराज हो जाते हैं। मैं आपकी बात समझ इसलिए सकती हूँ क्योंकि मैं भी जब बहुत ज़्यादा कभी प्रेशर एंग्जाइटी में होती हूँ, मैं चीज़ें बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मुझे बताइएगा आपके बच्चों की उम्रें क्या हैं? जी बिल तरतीब मैं आपको बताता हूँ, 20, 16 और 12 साल। जो 20 और 16 है उनको बेसिकली प्रॉब्लम है भूलने की। जी 20 और 16, अच्छा 20 और 16 को ये प्रॉब्लम है। और जो छोटा बच्चा है जो सबसे, वो इतना ज्यादा उसका माशाल्लाह उसका हाफिजा तेज है, उसकी मेमोरी इतनी पावरफुल है। वो अब देखे हैं मेरे ही बच्चे तीनों, लेकिन अब वो अब होता ये है कि बड़े की मैं बार दफा उसको बोल रहा हूँ बेटा तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक की, उसको बातें सुननी पड़ती है छोटे के सामने, और छोटे की तारीफ होती है सिर्फ इसी वजह से कि जी ये बच्चा हमारा बड़ा इंटेलिजेंट है। तो ये भी बड़ा वो बड़ों को बड़ा फील होता है कि छोटे की इतनी तारीफ होती है। तो ये बड़ा मेरे साथ एक प्रॉब्लम बड़े चल रहा है। उनको अगर याद अब ये मतलब मेमोरी का इशू है तो ऑफ कोर्स उनकी लर्निंग भी मुतासिर से होती होगी। वैसे शकील साहब आप काम क्या करते हैं? मैं
पहले तो मैं पाकिस्तान नेवी में था, वहाँ से रिटायर्ड हुए मुझे 12 साल हो चुके हैं। जी जी। अब मेरे पास एक कम्युनिटी हॉल है कमांडर सिटी में, जिसको मैं रन करता हूँ और उसको चलाता हूँ। और उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे लोग कहते हैं कि हमें ये फला 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 डिशेज हम आप अरेंज करवाते। तो अब देखें ना, सालों बाद किसी के घर में शादी होती है और मैं कोई चीज ऐसी मिस कर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में चाय देनी, वही मुझे जहन में नहीं रही, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। चलिए शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये बड़ा सीरियस इशू है। बिल्कुल, और देखिए इनके तो बड़े बच्चे हैं, उनकी लर्निंग में कितना फर्क पड़ता होगा, क्योंकि वो भूल जाते होंगे। देखिए इसके जो शकील साहब का इशू अभी इन्होंने मेंशन किया, उसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। और हो सकता है कि डिमेंशिया का इसका जो है रूट पर हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। लेकिन बच्चे जी एग्जैक्टली। तो देखें अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में, तो उस वजह से भी अक्सर लोग जो है वो चीज़ें भूलते हैं। ठीक है। और कभी कभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लर्नड एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि सीख लेता है इंसान। जैसे अगर घर में कोई बड़ा जिस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं, बच्चे भी उस तरीके से चीज़ें करने लगते हैं। तो अब इनकी जो एक इशू है, उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें कुछ नया नहीं है, यानी कि पहली दफ़ा अगर किसी को हो रहा हो और वो फैमिली के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव कैसे होगी? एग्जैक्टली जी। देखें अब ये है कि उनका ये इशू है, तो वो ही एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे अगर उनके घर में फादर को है, 2 बड़े बच्चों को है, तो वो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के साथ कंपैरिजन किया जाता है, वो कंपैरिजन ना किया जाए। ठीक है। अगर वो पेज भूल जाते हैं तो एक डायरी, कंपैरिजन ये नहीं करते ना, कंपैरिजन तो लोग करते हैं कि जी छोटे वाला इतना स्मार्ट है, बड़े वाले इतने, तो वो फिर बड़े बच्चे फील करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये होता है कि यही सपोर्ट, इसको पॉजिटिव वे में लेके इस तरह से चलना है कि आप ही अपने घर के लोगों का सपोर्ट सिस्टम बने। अच्छा, ये डिमेंशिया के छोटी एज में भी हो सकता है? क्योंकि मैं इनसे रिलेट इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब मैं खुद बहुत किसी प्रेशर में होती हूँ या मेरी नींद पूरी नहीं होती, जो कि यूजुअली होता है कि नींद मेरी पूरी नहीं होती, तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं सोचूंगी भी मैंने जवाब देना है, किसी को नहीं दे पाती। ये काम। अच्छा, कॉलर एक और है हमारे साथ, मोहम्मद अली कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल। कि मेरी वाइफ है ना, उनको एंजाइटी होती है, तो वो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो हार्ट की तरफ चले जाते हैं। कभी उनका खौफ से उनको जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर दोबारा लेके जाते हैं। तो इस कदर हम परेशान हो जाते हैं कि ये एंजाइटी जो है ये 4-5 साल से हम भुगत रहे हैं ना। अच्छा, उनको तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे कि हम इसको क्या करें, कहाँ? आप मुझे बताएं, आपकी वाइफ को पैनिक अटैक्स होते हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, और जो पैनिक अटैक्स होते हैं तो क्या वो बिल्कुल खामोश होती हैं या वो चीखती हैं, वायलेंट होती हैं, क्या होता है? नहीं, वो खामोश रहती है, मगर वो खौफ उनको ये होता है जैसे हार्ट की तरफ जा रहे हैं या खुदा न खास्ता, मतलब खौफ आ जाता है उनको बहुत ज्यादा ना, मतलब परेशान हो जाती हैं, डर जाती हैं। जी चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो मैं समझ पाई हूँ, देखिए एंजाइटी एक डिसऑर्डर है, उसके आगे बहुत सारे सब डिसऑर्डर्स हैं। एंजाइटी में भी जिस तरह ये कहते हैं कि उनको बीमारी का खौफ आ जाता है, तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है कि इंसान को लगने लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए बड़ी। तो इसका यही है कि अगर तो ये किसी भी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखा रही हैं और वहाँ से अगर ये कुछ दवा ले रही हैं, तो इनके साथ साथ इनकी साइकोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइकोथेरेपी में क्या कुछ आ जाता है? देखिए, साइकोथेरेपी के अंदर डिफरेंट थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। यानी कि अगर कोई इंसान, जिस तरह से इन्होंने बताया इनकी वाइफ को पैनिक अटैक्स होते हैं या एंजाइटी सफ़र कर रही हैं, तो उसमें इंडिविजुअल लर्न करता है कि अपनी सोचों को डील करना, हैंडल करना, कि अपनी सोचों, कौन सी सोचें हैं जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें फील करता है, वो उसको हैंडल करना लर्न करता है। सोच की कुछ गलतियां होती हैं, कॉग्निटिव एरर्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करना सीखता है। और एक रियल लाइफ सिचुएशन में, जबकि उसको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत खौफनाक हो जाएगी, ये उनको ना उनके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मेरे भी सर के ऊपर से गुजर रही है। पर क्या मेडिसिन से हल हो सकता है, थेरेपी से हल हो सकता है? हल हो सकता है काउंसलिंग से। और उसके अलावा जो आपकी जब थेरेपी और आपकी काउंसलिंग होती है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में आपको बताया जाता है, जिससे ये चीज़ें हल हो सकती हैं। बहुत सारी जगहों पे, मैं स्पेसिफिकली मैं पंजाब में देखती हूँ कि पंजाब में जो हमारी माएँ हैं, जो नानियाँ दादियाँ हैं, वो अपने अंदर ना एक जो स्पेसिफिकली माइग्रेट करके आई, मैं अक्सर लोगों से बात करती हूँ, वो अपने अंदर एक ट्रॉमा लेके चल रहे होते हैं। वो ऐसा ट्रॉमा होता है जो एड्रेस नहीं कर पाए होते उस वक्त, लेकिन वो ट्रॉमा जनरेशन टू जनरेशन आ रहा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ आ गए, मोहम्मद रफीक रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। रफीक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंसान ज़हनी डिस्टर्ब हो या उसको ना, उसकी जो रात की नींद होती है उसमें डिस्टर्बिंग क्या होती है? मतलब है कि
उसको नींद प्रॉपर नहीं आती, या उसको ना यार हाथ कोट के उसको भूख लगता है, या कोई इस तरह जो होता है, मतलब कि जहनी जो डिस्टर्ब हो। अच्छा, आप वैसे आपको नींद पूरी आती है? आपको नींद आ जाती है? अमूमन इस तरह होता है कि मैं सोया होता हूँ, ठीक है, तो अचानक से उठ जाता हूँ या फिर चहलकदमी करता हूँ अपने घर के अंदर, तो उसके बाद मतलब या पानी पी के ना कुछ देर इस तरह सोच के फिर दोबारा नींद आ जाती है तरह बैठे। आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी नींद तो डिस्टर्ब है, वो मैंने समझ लिया, लेकिन आप बता सकते हैं पूरे 24 घंटे में आप कितना घंटा नींद लेते हैं? मैं तकरीबन लेता हूँ 8 से 9 घंटे। जी, 8 से 9 घंटे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, अच्छा देखिए, ये नींद का इशू बहुत ही मेजर किस्म का इशू है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है साइकोलॉजिकल इलनेसेस की वजह से ही नींद का इशू होता है, और कभी कभी होता है दूसरी बीमारियों की वजह से भी नींद का इशू हो रहा होता है। तो नींद का इशू को बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बड़े भी वो समझ होते हैं हमें नींद का इशू है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती, लेकिन वो दिन में बहुत टाइम सो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप 7 से 8 घंटे, और ये तो माशाल्लाह 9 घंटे नींद ले रहे हैं, अगर इतनी नींद है तो इसका मतलब है आपके साथ नींद का इशू नहीं है, ठीक है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आजकल जो है वो मोबाइल और स्क्रीन के साथ इतने लगे होते हैं कि वो रात को 12 बजे 2 बजे सो रहे होते हैं, ठीक है। और जाहिर है आप जब रात को 2 बजे 3 बजे सोएंगे तो आप आधे दिन में ही उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, ठीक है। तो आपको नींद का इशू नहीं है, या टूट के आप नींद ले रहे हैं। लेकिन अगर वाकई ही एग्जैक्टली जो, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वाकई अगर कोई नींद के इशू जो है वो उसको हो रहा है, तो उसके लिए हम स्लीप हाइजीन क्या होता है? स्लीप हाइजीन इज बेसिकली कि इसमें हम बताते हैं कि कौन से स्टेप्स आप ले सकते हैं जिससे आपकी नींद बेहतर हो सकती है। वो कुछ शेयर तो करें हमारी ऑडियंस के साथ। हाँ। स्लीप हाइजीन में यही है कि अगर आप 10 बजे सोने की रूटीन बनाना चाहते हैं, तो आप 6 बजे के बाद से कोई भी किसी किस्म की कैफीन या कोई भी कॉफ़ी चाय वगैरह आप ना लें, राइट। आपकी जो है एक्सरसाइज जो है वो पहले दिन के हिस्से में करें, आखिरी दिन के हिस्से में आपको एक्सरसाइजेज ना करें। आपका जो स्लीपिंग एरिया है, जो आपका बेड है, आपका बेडरूम है, वो उसमें रोशनी मध्यम हो जानी चाहिए। अगर आपने 10 बजे से सोना है तो आपको 7:30 बजे से आप रोशनियाँ मध्यम कर दें। आपका कमरा आरामदेह होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आप ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुने। स्क्रीन को आप तकरीबन 3 घंटे 2 घंटे पहले सोते हुए कहते हैं जो भी नेटफ्लिक्स खोलो देखो क्या हो रहा है, और वो मोबाइल देखते हुए साइड पे रखते हैं, देखते हुए सारी। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है रुस्तम फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मोहतरमा क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। रुस्तम साहब क्या कहना चाहेंगे? मोहतरमा मेरा एक बेटा है, उसकी उम्र है 19-20 साल। जी जी। तो वो उसको ना 2017 में एक मसला बना था, पता नहीं क्या। अब उसका राम मगर के जो पट्टे ना वो काम नहीं करते, जुबान भी सही नहीं खुलती, और वो ना चलता गिर जाता है, कहीं कभी दाएं गिर जाता है, कभी बाएं गिर जाता है। जवान का बेटा है। जी जी, उसके बारे में पूछना था जी। हाँ जी, जो ये सिम्टम बता रहे हैं मुझे लग रहा है उनका कोई न्यूरोलॉजिकल इशू है, ठीक है। और वो उनकी जो भी वो हो सकता है उनकी कोई भी सेरेब्रल पाल्सी का इशू हो, उनको इस तरह के कोई भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने किसी भी करीबी, अगर आप अपने जनरल फिजिशियन के पास भी जाएंगे तो जनरल फिजिशियन भी आपके बेटे को प्रॉपर्ली देखकर और वो आपको सजेस्ट कर देगा कि आपने इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। मुझे लगता है न्यूरोलॉजिस्ट तो प्लीज, बड़ी दुआएं आपके बेटे के लिए, आपका जवान बेटा है। और हम फिर दोबारा इस पे कभी बात करेंगे जो हम ट्रॉमा के वाले से बात करें कि जो ट्रॉमा है नस्ल दर नस्ल ये ट्रैवल करता है। जी, ट्रॉमा तो एक पूरा का पूरा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD एक कंप्लीट डिसऑर्डर जो कि इस तरह के डिसऑर्डर्स या इवन जो आपके जर्नलिज्म में लोग होते हैं वो बहुत सारे ऐसे केसेस देख लेते हैं, बहुत से पुलिस के लोग हैं, एग्जैक्टली कोई बच्चा है जो अब्यूज से गुजरा है, कोई बच्चा है जिसके सामने किसी के साथ अब्यूज हुआ है। आप बिल्कुल सही बात करें। बहुत दफा शो करते हुए भी, जैसे मैंने APS का इंसिडेंट किया, एक बच्ची बहुत ही कराची में थी, उसका रेप हुआ था, 4 साल की बच्ची। हम ऐसी चीजें देखते हैं कि उसके बाद से हम खुद टूट जाते हैं। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और हम इसके बारे में बात करेंगे वेरी सून। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर मलिया नाज हमारे साथ मौजूद थी।